सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी का सप्रेम नमस्कार। बुआ जी आपको प्रणाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। खुश रहो, खूब खुश रहो। और सभी साथियों को भी हम कहते हैं ना कि अभिवादन करते हैं, यथा योग्य जो उनके योग्य है। स्नेह, आशीर्वाद, प्यार और उनका भी कार्यक्रम में स्वागत है। हाँ बुआ जी, आज विशेष तौर पर आपका एक विशेष स्वागत मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज विश्व रंगमंच दिवस है और आप इस विधा में पारंगत हैं। ज्यादा नाटक करते हैं। जी हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं। तो भाई देखो, रंगमंच यूं तो कहते हैं कि हमारी जिंदगी, ये दुनिया भी रंगमंच है और हम सब उसके कलाकार हैं और बस कर रहे हैं एक्टिंग सब लोग। बिल्कुल करनी भी चाहिए, थोड़ी एक्टिंग तो कर ही लेना चाहिए क्योंकि कभी कभी क्या ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि हमें कुछ एक्टिंग करना पड़ती है उस परिस्थिति को हैंडल करने के लिए या फिर उसमें सुधार लाने के लिए। सुधार लाने के लिए भी होता है। दूसरा ये है कि भाई जो जो हमें भूमिका मिली है, नियत है हमारे लिए, उसको भी हम अदा कर रहे हैं और अपने अपने अच्छे से बेहतरीन तरीके से उसको जो अदा कर रहे हैं वो भी एक एक्टिंग ही है। चाहे वो हम माँ के रूप में कर रहे हो, चाहे हम अगर कोई पुरुष है तो पिता के रूप में कर रहे हैं या बेटी के रूप में कर रहे हैं। सब अपनी अपनी जो भी हमें अभिनय मिला है हम उसको बखूबी अंजाम दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल मंजू बिटिया ऐसा है कि जो हमारे जो जिम्मेदारी मिली है कि आज का विषय पहले बता दें, फिर हम लोग बात करें कि किस दिन से इसकी शुरुआत हुई। हाँ बिल्कुल, आज हम सखी विशेष के अंतर्गत लीला रॉ दयाल इनकी बात करेंगे और इनकी विशेषता ये कि ये टेनिस खिलाड़ी रही है और ऐसे समय में रही है जब महिलाओं को घर से निकलना भी थोड़ा मुश्किल माना जाता था। 1930 की बात है ये, तो तब इन्होंने टेनिस खेल करके विंबलडन में जीत हासिल करके अपना नाम कमाया था। नाम कमाया है और केवल यहीं तक इनकी खूबी नहीं रुकी हुई है बल्कि और भी बहुत सारी विधाओं में ये पारंगत है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और बच्चों में जो है झूठ बोलने की अगर आदत पड़ जाती है, कैसे पड़ती है, क्या क्या होता है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और एक बड़ा लोगों का पसंदीदा विषय है पर निंदा करना, तो उससे हमें बचकर रहना है। ऐसा करना चाहिए लेकिन थोड़ा थोड़ा नहीं बुआ जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये बात समाज के लिए, घर परिवार के लिए या दोस्ती के लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं होती है। ठीक नहीं है तो भाई किस हद तक ठीक नहीं है और क्यों नहीं ठीक है, इस पर जरा बाद में चर्चा कर लेंगे। उसके बाद पहले ये बता दें कि भाई जो दांतों का पीलापन है वो किस तरह से कहीं कहीं बड़ी तकलीफ देह स्थिति में ले आता है और कहीं कहीं स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो कैसे उससे बचें, इस बात का भी ख्याल रखें। लेकिन हम बात कर रहे थे अपने अपने भूमिकाओं की, यानी रंगमंच पे जो अदाकारी की बात है। तो भाई 1961 से शुरुआत हुई, सोचा गया कि विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाए। बिल्कुल, 1961 में राष्ट्रीय नाट्य संस्थान द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और तब से हर साल 27 मार्च को दुनिया भर में फैले राष्ट्रीय नाट्य संस्थान के विभिन्न केंद्रों में ये दिवस आयोजित किया जाता है। और विश्व रंगमंच दिवस 2023 की जो थीम है वो है थिएटर एंड ए कल्चर ऑफ पीस, यानी कि ये जो रंगमंच होता है ये कहीं ना कहीं एक शांति का प्रतीक भी है। देखिए, इससे हमारा मनोरंजन होता है और जब रंगमंच की बात होती है तो इसमें ऐसे विषय उठाए जाते हैं जो समाज में या तो अच्छी बातों के बारे में फैले रहते हैं या कुछ बुराइयां होती हैं। इन दोनों ही मुद्दों को उठाया जाता है और रंगमंच पर इसका आयोजन किया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से समाज का आईना भी होती है। समाज का आईना तो होते ही है साहित्य, और लेकिन रंगमंच के माध्यम से बखूबी हमें ये समझ में आ जाता है। विभिन्न मुद्दों पर बात होती है, जैसे तुमने कहा कि सामाजिक बातें होती हैं, तो समाज में व्याप्त कुरीतियां हो या कुछ भी हो या घरेलू मुद्दा ही हो क्यों ना हो, पति पत्नी के संबंधों की बात हो या कोई भी विषय हो सकता है, उसको इतने प्यार से बड़े व्यवहारिक तरीके से दिखाते हैं और लगता है हर इंसान को कि ये शायद हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ पहलू है जो इसमें बताया जा रहा है। और उसमें बड़े अच्छे से उसका जो है सुझाव भी दे देते हैं, उसको जो समस्याएं होती हैं उसको सुलझा भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें मार्ग भी मिलता है कि हम कैसे जिंदगी जिएं अपनी। और ये हमारे मनोरंजन का साधन भी रहा है हमेशा से कि जब फिल्में नहीं हुआ करती थी तो हम बस यही रंगमंच देखते थे और कम से कम 2 घंटे 3 घंटे का कुछ भी ड्रामा होता था या नृत्य होता था, गायन होता था और
उसी से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता था और हमारा मनोरंजन भी होता था। और जो कलाकार हैं भाई, उनको भी मौका मिलता है कि वो प्रदर्शन करें। और वैसे अगर फिल्मों की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे तरीके का इलेक्ट्रॉनिक रंगमंच ही तो है। हाँ बिल्कुल। वहां भी कलाकार प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उन्हें एक दूसरा मौका मिल जाता है अपनी गलती को सुधारने का। लेकिन रंगमंच एक ऐसी जगह है कि जहां आप जो भी करते हैं उसका प्रतिशत उसी का उसी समय आपको मिल जाता है। अगर आपने अच्छा किया तो तालियों की गड़गड़ाहट भी सुनाई देती है, और अगर बुरा किया तो भी लोगों की बातें उसी समय सुनने को मिल जाती है, टमाटर वगैरह आने लगते हैं। लेकिन एक और मजेदार बात है, हमारे साथी जानते भी होंगे जो रंगमंच से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, कहते हैं रंगमंच जो है वो कलाकार का, यानी कि अभिनेता या जो कर रहा है अभिनय कलाकार, उसका माध्यम है। उसके हाथ में सारी बागडोर है। निर्देशक ने चाहे कितना अच्छा समझाया हो कि ऐसे करना वैसे करना, मंजे हुए जो कलाकार होते हैं वो जाके अपने हिसाब से प्रदर्शन करते हैं और बाद में वो दांतों तले उंगली दबाता रहता है कि इसने क्या कर दिया, और दांत पीस के रह जाता है। जबकि फिल्में जो हैं, अगर अभिनेता कुछ भी कर ले, उसके बाद में जब एडिटर जो होता है, मतलब फिल्में जो है वो मेज पर बनती हैं जी, टेबल पर बनती है। और ये तो पूरे रंगमंच जो है रंगमंच पे ही बनता है और वहीं से सब कुछ मिल जाता है और वहीं सब कुछ गंवा देते हैं। तो ये ऐसी विधा है, वाकई बड़ी जोरदार है। और बिल्कुल जीवंत रहता है चूंकि, तो लोगों को मजा भी आता है क्योंकि आप सीधे आंखों से आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। आई कांटेक्ट बना रहता है, तो उससे जाहिर है कि एक जुड़ाव सा रहता है सीधे बिल्कुल। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई कलाकार अपने संवाद जब भूल जाते हैं तो बड़ी हास्यास्पद स्थितियां भी बन जाती है, लेकिन वो इतने माहिर होते कि तुरंत उस परिस्थिति को फिर से संभाल भी लेते हैं। तो वो जो बातें होती है वो भी कहीं ना कहीं हमें गुदगुदाती है, हंसाती है और हमारा मनोरंजन करती है। तो आज रंगमंच दिवस पर सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, और जो रंगमंच के कलाकार हैं उनको तो विशेष तौर पर लेकिन हम सब भी तो रंगमंच के कलाकार हैं, इस दुनिया भी रंगमंच है ना, जैसे कहा, तो भाई हम सबको ढेर सारी शुभकामनाएं जी।
चलो जैसे जले दिया मोरे पिया तुम बिन कल नहीं पाए दिया मोरे पिया। झन 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 पायलिया झनके झन 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 पायलिया झनके रुत है मिलन की दिन है मिलन के आ, 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 दुख पाऊं मन बतिया मोरे पिया तुम बिन नहीं पाए दिया मोरे पिया तुम बिन नहीं पाए दिया। बुआ जी, ये जो गीत हमने सुना, ये छोटी सी मुलाकात इस फिल्म का है। और हम आपको बता दें कि हम रंगमंच की बात कर रहे थे, तो इसमें भी ये जो कलाकार हैं वैजयंती माला, ये एक मंच पर अपनी प्रस्तुति देते हुए ये गीत प्रस्तुत कर रही हैं। तो हमारे बहुत सारे साथियों को वो पूरा दृश्य याद आ गया होगा जरूर, जो उन्होंने पर्दे पर देखा होगा। हाँ, है कि नहीं? बिल्कुल। और लेकिन कुछ हमारी सखियां ऐसी हैं जिन्हें हम याद दिलाते हैं आपको कि भाई इन्होंने क्या क्या किया है। वैसे तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी लीला रॉ दयाल की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। लीला जी का जन्म 19 दिसंबर 1911 को मुंबई में हुआ था और इनकी माँ का नाम था पंडिता क्षमा रॉ और पिता का नाम था राघवेंद्र रॉ। लीला की माँ संस्कृत की विद्वान थी और साथ ही वो टेनिस खेलने में भी बहुत माहिर थी। उस समय जब हम बात करें, जब 1911 में उनका जन्म हुआ था और उसके बाद 1930 में उन्होंने खेलना शुरू किया था, तब की हम अगर बात करें तो उस समय लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को ठीक नहीं माना जाता था। लिहाजा लीला जी की जो पढ़ाई है वो घर पर ही उनकी माताजी द्वारा हुई। लेकिन कितनी अच्छी बात है ना कि माँ ने जो शिक्षा दी वो कितनी गंभीर थी, गहन थी कहना चाहिए, और कितनी सार्थक थी, है ना। और इस तरह से अगर हम देखें तो हमें लगता है कुछ ज्यादा ही अच्छी पढ़ाई हुई, क्योंकि उन्होंने भाई अंग्रेजी, मतलब इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन भाषा भी सीखी। साथ ही उन्होंने अपनी माँ से और भी बहुत कुछ सीखा। माँ की वजह से ही उनकी रुचि संस्कृत में, नृत्य में, कला में और टेनिस में भी आई। और टेनिस के प्रति जो प्रेम है वो उन्हें विरासत में मिला। इसलिए 1930 के दौरान लीला और उनकी माँ, ये बड़ी खास बात है, क्षमा ने जो है, उनकी माँ का नाम जो क्षमा है, उन्होंने कई डबल्स मुकाबले भी एक साथ जीते। हाँ, यानी माँ और बेटी साथ में खेलते थे। क्या बात है। 1931 में लीला जी का नाम सुर्खियों में तब आया जब उन्होंने ऑल इंडिया चैंपियनशिप में भाग लेकर जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने विंबलडन की तरफ रुख किया, लेकिन ये यात्रा उनके लिए आसान नहीं थी। कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विंबलडन में एंट्री शुल्क जमा ना कर पाने की वजह से वो इसमें भाग नहीं ले सकी। लेकिन भाई फिर 1934 में लीला रॉ को विंबलडन में ब्रिटिश इंडिया का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और अपने पहले ही मुकाबले में इन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को 4-6, 10-8 और 6-2 से सीधे सेट्स में हरा दिया। और इस मैच के साथ लीला प्रथम भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी बन गई जिन्होंने विंबलडन का कोई मैच जीता हो। तब तक किसी ने नहीं जीता था। बिल्कुल। और लीला जी ने ऑल इंडिया चैंपियनशिप में 1936 से 1943 के बीच महिला सिंगल्स के कुल 6 खिताब अपने नाम किए। उनके पावरफुल ड्राइव, प्रिसाइज शॉट, प्लेसमेंट और अटैकिंग माइंडसेट, ये जो तीनों बातें अभी हमने बताई, ये खेल के तरीके होते हैं। मतलब हर खेल के अपने कुछ विशेषताएं होती, तो ये उनकी खेलने की का तरीका था जो उनकी खासियत थी और इसकी वजह से वो एक अद्भुत खिलाड़ी बन गई थी। हालांकि उनका बायां हाथ कुछ कमजोर था, पर इस कमजोरी को भी उन्होंने अपने सफलता के आड़े नहीं आने दिया। भाई आश्चर्य लगता है, उसके बाद भी वो आक्रामक खेल खेलती थी। ये बहुत बड़ी बात है कि जिसको कहते हैं ना कि अटैकिंग तरीके से खेलना माइंडसेट से, वो बड़ा मुश्किल चीज है, जिसका कि बायां
बायां हाथ कमजोर हो। खैर 1934 में जब ये विंबलडन प्रतियोगिता हुई तब लीला की उम्र मात्र 23 थी और लंबाई भी बड़ी, मतलब यहाँ पर हमारे श्रोता जिनको नहीं मालूम होगा सुनकर चौंक जाएंगे कि 4 फुट 10 इंच यानी औसत से भी लंबाई कम ही कही जाएगी, और एक खिलाड़ी के लिए तो और मुश्किल है। लेकिन उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने नाटे कद की लड़की ऐसा कमाल कर देगी। लेकिन भाई लीला ने जो मैच में जीत हासिल की तो फिर तो इतिहास ही रच दिया। बिल्कुल। और 1930 के दौरान वैसे तो महिलाओं में खेल का चलन काफी कम था, लेकिन जो महिलाएं खेलती भी थी वो साड़ी पहनकर खेलती थी। लीला जी ने इस चलन को भी तोड़ा और एक सुविधाजनक पोशाक पहनकर खेलना शुरू किया, जो उस समय एक बहुत बड़ा या बहुत बोल्ड कदम था, कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे कहते हैं ना कि जहां चाह वहां राह, और उन्होंने अपने खेल के बदौलत एक दशक तक भारतीय टेनिस में अपना नाम किया, बल्कि यूं कहना चाहिए देश का भी नाम किया। बाद में लीला ने अपनी कलम से भी बहुत सारे काम किए जिससे कि उनका नाम रोशन हुआ। उन्होंने शास्त्रीय नृत्य और मणिपुरी, दो भारतीय मतलब भरतनाट्यम और मणिपुरी पर संस्कृत और अंग्रेजी में कई पुस्तकें लिखी। साथ ही अपनी माँ की लिखी संस्कृत कविताओं को और नाटकों का थिएटर पर मंचन भी किया। हाँ। मतलब कितनी प्रतिभा संपन्न थी। बिल्कुल। और लीला जी ने अपना पहला स्टेज शो बंगाल के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए किया था। जो भी पैसा आया उसे मदद कोष में दे दिया। इन सब कामों के साथ वे वायलिन भी कमाल का बजाती थी, जिसकी कोचिंग उन्होंने पेरिस में ली थी। यानी हम ये कह सकते हैं कि लीला जी बहुमुखी प्रतिभा की धनी रही, और वो भी एक स्टेज आर्टिस्ट यानी रंगमंच कलाकार रही है। उन्होंने भी कितने नाटकों का मंचन किया है। बिल्कुल, अनुवाद भी किया और क्या क्या नहीं किया, कितनी भाषाएं आती थी वाकई। अब इसके साथ बचा एक क्षेत्र और था, वो भी इन्होंने कर लिया। हाँ। यानी पर्वतारोहण। 1943 में इनका विवाह हरीश्वर दयाल जी से हुआ, और जिन्हें पर्वतारोहण का शौक था, बस ये भी शौक इन्हें आ गया और उन्होंने ये भी कर लिया। फिर इस तरह से उन्होंने बहुत सारे पर्वतों पर आरोहण किया। और उसके बाद लीला जी ने मतलब पर्वतारोहण तो किया ही किया, फिर जब लेखनी उनकी प्रबल थी तो अनुभव के आधार पर कई लेख भी लिखे इस विषय पर। और लीला जी के पास प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं, ये तो कमी नहीं रही, ये तो हमने देख ही लिया। खेल, नृत्य, गायन, वादन, लेखन, अनुवाद, मंचन और पर्वतारोहण, इतना सब काम उन्होंने किया। इतनी प्रतिभाएं एक व्यक्ति में होना सचमुच ये गौरव की बात भी है और मतलब आश्चर्य की बात भी है, ये कह सकते हैं। और उनकी यही प्रतिभा युवाओं के लिए उस समय भी प्रेरणादायी थी और आज भी यूं कह सकते हैं कि बहुत प्रेरणादायी है। तो ऐसी प्रतिभाशाली महिला को हम सलाम करते हैं। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है। ये दिल का धड़कना, ये नजरों का झुकना, जिगर में जलन सी, ये सांसों का रुकना, खुदा जाने क्या दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है। बुझा दो सितारों की शम्में, बुझा दो। छुपा दो छुपा दो छुपा दो हंसी चांद को भी छुपा दो। यहाँ रोशनी मेहमान हो गई है। कैसी अजब दास्तां हो गई है।
बुआ जी, कुछ ऐसी बातें होती है जो हम छुपाना चाहते हैं लेकिन फिर भी बयां हो जाती है। लेकिन इस मामले में हम ये कहेंगे कि थोड़ा अपने आप पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना सीखें कि जब दूसरों की कोई बात अगर आपके पास में है, कोई जानकारी आपके पास में है, तो उसे इस तरह से ना फैलाएं या निंदा के रूप में उसे दूसरों से ना कहें, ताकि कभी क्या है भेद खुलता है तो ये बातें बोलने वाले के ऊपर बहुत ही गलत प्रभाव डालती है। लेकिन ऐसा नहीं लगता छवि को बिगाड़ती है। समय कैसे गुजारे जब खाली बैठे हुए हैं, ये बताओ जरा सा हमें। अब मतलब सबसे अच्छा है, देखो इसमें ना तो आपका हाथ पैर कुछ चलाना पड़ता है, ना दिमाग लगाना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। अच्छा, इसमें बड़ी रोचकता है और बड़ा रोमांच रहता है। और लोग उसमें इतने अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं और इतनी ज्यादा, बल्कि कहीं कहीं तो इतनी सृजनात्मकता दिखाई पड़ती है, उनकी कल्पनाशीलता भी दिखाई पड़ती है कि जो जिसके में नहीं है आप उसकी भी कल्पना करके बना लेते हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है बुआ जी। लेकिन इस सृजनात्मकता का प्रयोग अगर हम किसी और बात में करें, किसी पॉजिटिव उस तरफ ले जाएं या किसी ऐसे काम में करें कि जहां इसका उपयोग हो सके, तो हमारी इस प्रतिभा का उपयोग भी हो जाएगा और हम उस नकारात्मकता से बच जाएंगे जो हम पर निंदा करने पे करते हैं। लेकिन इसमें समय नहीं लगता ना, दिमाग कम लगाना। लेकिन भाई ऐसा है कि ये जो बात है, आप ये समझिए कि जब आप किसी का कर रहे हैं तो जाहिर है कि फिर आपका भी वही होगा। और जैसे तुमने पहले ही कहा कि बात बिल्कुल सही है कि इससे कुछ भी हमारा परिणाम हासिल नहीं होता है, मतलब हमें कुछ भी हासिल नहीं होता है जी। और परिणाम शून्य निकलता है, यूं कह सकते हैं। हमें कुछ भी अचीव नहीं कर पाते इससे। तो हम ऐसी जगहों पर अपने आप को न लगाएं। बिल्कुल। और परनिंदा की जब हम बात करते हैं ना बुआ जी, तो एक सबसे अच्छा उदाहरण मुझे याद आता है वो कि जब हम किसी के शादी ब्याह में जाते हैं या हमारे परिवार में किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी होती है, जिसके घर में शादी होती है वो व्यक्ति बेचारा पूरे जिंदगी भर की अपनी कमाई लगाता है और जो भी उसके पास धन होता है वो अच्छे से अच्छी तरह से शादी करने की सोचता है, लोगों को बुलाता है, खान पान की व्यवस्था करता है। लेकिन जब जैसे ही वहां से लोग खा पी के निकलते हैं और सीधे बुराई करना शुरू कर देते हैं कि अरे ये व्यवस्था अच्छी नहीं थी, रहने की जगह तो बिल्कुल ठीक नहीं थी, खाना भी बिल्कुल ठीक नहीं था। ये सारी बातें जब उस व्यक्ति के पास जाती होगी तो उसके दिल पर बहुत क्या क्या गुजरता होगा कि उसने किस तरह से इन सब चीजों की व्यवस्था की है। और इसके संग संग क्या है ना कि कभी कभी तो सब चीज की तारीफ करेंगे कि अरे नहीं ठहरने की व्यवस्था तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन थोड़ा सा और ये कर देते, ये इसमें रह गए, इसमें बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल लापरवाही कर दी। तो आप देखिए कि आप जब खुद ही बता रहे हैं कि 80% चीजें अच्छी थी तो वो 20% आप छोड़ दीजिए। और जैसे तुमने कहा कि पैसा लगाने की बात है, पैसा इंसान लगाता है लेकिन उसके संग संग पूरी इच्छा भी लगाता है कि हमारे घर जो भी आए वो संतुष्ट होकर जाए, खुश होकर जाए, क्योंकि पैसे तो हमने लगाए ही हैं, अपना श्रम भी लगाया है, समय लगाया है। तो ये 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। इन 3 को लगाने के बाद कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी कहीं निंदा हो। तो उसका प्रयास तो 100% है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी शायद इच्छा कहीं कुछ ज्यादा थी, आप शायद उम्मीद ज्यादा लगा कर आए थे, ऐसा आप सोचिए। अगर हम इस दृष्टि से देखें कि उन्होंने किया क्या क्या, अगर हम इस गिनती को देखना शुरू करें तो हमें लगता है कि 100 में 100 नंबर दे देंगे, लेकिन वो हम नहीं देखते। हम पहले तो ये देखते हैं क्या नहीं किया। तो आप शुरुआत वहां से कीजिए जहां क्या क्या किया और क्या क्या अच्छा है। है और परनिंदा का एक और उदाहरण जो अक्सर हमें देखने को मिलता है ना हुआ जी, वो है सास बहू के बीच की, कि जब भी भले बहू घर में कितना भी काम कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जब भी सास को मौका मिलता है तो वो आस पड़ोस में जाकर के या रिश्तेदारों में जाकर कुछ ना कुछ बहू के बारे में कहती, या फिर बहू को अगर मौका मिल जाता है तो सास ने उसके साथ कितना भी अच्छा बर्ताव किया हो, लेकिन वो सास के बारे में कुछ न कुछ आस पड़ोस में जाकर के कह देती है। और जब ये बातें दूसरों को पता लगती है तो वो बिल्कुल मिर्च मसाला लगा करके इन चीजों का आनंद लेते हैं, तो इससे घर में दरार आती है। तो हमारा कहना यह है कि जब एक ही घर में रहना है, साथ रहना है, तो निंदा करने की बजाय क्यों ना छोटी छोटी बातों की तारीफ की जाए। उसके संग संग इसके पीछे देखो, पहले तो कारणों को समझना पड़ेगा। सास बहू की जैसे तुमने बात की, तो ये मान के चलते हैं हम लोग कि सास ना कभी बहू से संतुष्ट होगी, ना बहू कभी सास से, तो ये मानकर चलते हैं। इसलिए हम पहले ही से ही मान लेते हैं जिस बात को, तो जाहिर है कि फिर तो उसमें बहुत सारी खामियां नजर आएंगी, बहुत सारी कमियां दिखाई देंगी। कि अच्छा इसने किया तो बहुत अच्छे से, लेकिन अरे नहीं थोड़ा सा और अच्छा कर देते, पड़ोस वाली को देखो वो ज्यादा अच्छा करती है। कभी कभी ये भी आ जाता है। और कभी कभी ये मान के चलती है बहू भी कि हम तो कितना भी कर देंगे सास हमारी खुश नहीं होगी। हो सकता है किसी और वजह से, या उनका स्वभाव कम बोलने का हो, या हो सकता है उतनी मुंह पर प्रशंसा की आदत न हो, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि नहीं ये तो सास तो ऐसा है व्यक्तित्व जो कभी संतुष्ट नहीं होगा, तो वो संतुष्ट हो तो भी हम मान के चलते हैं कि संतुष्ट नहीं है। तो क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है, ये हम देखें। और निंदा खुद तो ना करें जी। और जाहिर है कि आपने कहीं सास बहू को ऐसे देखा तो आप ना करें, आप ऐसी चीजों को पनपने ना दें। और आपने कहीं सुन लिया है तो वहीं उसको
दफन कर दे तो विराम ज्यादा बेहतर देने की कोशिश कर। और इस तरह के लोग ना बुआ जी मैंने देखा कि सभी जगह मिल जाते हैं। तो आसान है, हमने तो पहले ही तुमसे कहा देखो जरा सा, तो मिलेंगे ना। ऑफिस में जाए तो वहां भी कुछ लोग इस तरह के मिल जाएंगे, आस पड़ोस में तो वहां भी, रिश्तेदारी में तो वहां भी, यानी इन चीजों से हम बच नहीं सकते। तो अब बदलना किसे होगा? हमें ही बदलना होगा कि जब ऐसे लोग कुछ इस तरह की बातें करते हैं तो इसका हमें अपने मन पर प्रभाव नहीं होने देना चाहिए। इन लोगों को थोड़ा इग्नोर करना, यानी छोड़ देना चाहिए कि ठीक है उनकी आदत है, बोलते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम ऐसी जब नेगेटिव बातें जब हम सुनते हैं तो इनका हमारे मन पर प्रभाव हो जाता है। जो लोग कोमल मन के लोग होते हैं वो दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि अरे ऐसा हमारे बारे में लोग क्यों बोल रहे हैं, या अब ऐसा उन्होंने बोल दिया, ऐसी बातें फैला दी तो अब क्या होगा, वो डर जाते हैं और इनका मन पर प्रभाव पड़ता है। तो हमें ये करना होगा कि हमें अपने आप को थोड़ा बदलना होगा, मन को मजबूत बनाए और ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान ना दें। यही हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, किसी भी परिस्थिति में निंदा प्रवृत्ति का त्याग नहीं कर सकते जिनका स्वभाव है निंदा करना। इसलिए समझदार इंसान वही है जो किसी के द्वारा की गई विपरीत टिप्पणियों की उपेक्षा कर अपने काम में तल्लीन रहता है। किस किस के मुंह पर अंकुश लगाया जाए, कितनों का समाधान किया जाए। किसी की आलोचना में आप खुद के अहंकार को कुछ समय के लिए तो संतुष्ट कर सकते हैं, किंतु किसी की काबिलियत, नेकी, अच्छाई और सच्चाई की संपदा को नष्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक श्रोता हमारे ये भी लिखते हैं कि पर निंदा से बचे तो कैसे, हम इंसानों की फितरत है बिना दूसरों की शिकायत निंदा और खामियां निकाले बिना रह नहीं पाते। अभी शुभ पवित्र माहौल चल रहा है तो इसमें पर निंदा से बचे। अगला कर रहा है तो कैसे बचे, पर विद्वान तो यह भी कहे गए कि निंदक नीरे राखिए, यानी थोड़ी बहुत निंदा होनी चाहिए। आदमी अपनी आलोचना सुनकर थोड़ा संभल जाता है अगर स्वभाव में ईमानदार हो तो। लेकिन बुआ जी ये बात है कि हाँ थोड़ी निंदा होनी चाहिए जो कि उचित हो, ऐसा थोड़ी कि अनुचित निंदा भी करे तो नहीं, देखो अनुचित निंदा तो करनी ही नहीं चाहिए। ये तो आपके लिए है जो निंदा सुन रहा है। ये तो निंदा करने वाले की हम बात कर रहे हैं। निंदा सुनने वाले की बात तो यह है कि अच्छा ठीक है आपने निंदा कर लिया तो उसको हम सकारात्मक तरीके से लें और देखें, अगर लगता है कि हाँ ये वाकई ईमानदारी वाली है तो आप उसको स्वीकार कीजिए, नहीं तो उसको कुछ भी उस पर ध्यान ना दे, मतलब ना अच्छा सोचे ना बुरा, कुछ भी ना सोचे, बिल्कुल उसको जीरो मान लें। जैसे कि हम रास्ते में चलते हैं, लोग हमें मिलते हैं तो क्या हम उन्हें याद रखते हैं भीड़ में? वो भी है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां बगल से निकलती हैं, हम उनकी तरफ देखते भी नहीं। तो कुछ इसी तरह से उनको नजरअंदाज कर देना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, लेकिन खुद निंदा नहीं करना चाहिए। और किसी की जो बात है अगर हम उसको मुंह पर बताते हैं धीरे से कि तुम्हारी ये गलती है, तो उसको निंदा कहते ही नहीं है, वो दोस्ती निभाना है। ऐसे हमारे साथी ने लिखा है, पर निंदा की एक प्रवृत्ति हो जाती है और अनचाहे दूसरों की निंदा शुरू हो जाती है। निंदा एक बुराई है, अबुद्धिपूर्वक होती है, कब निंदा में व्यक्ति लीन हो जाता है पता नहीं चलता। परसाई जी ने लिखा है, हरिशंकर परसाई जी ने, निंदा रस मैंने बहुत पहले पढ़ा था, उसका सार बताता हूँ। उसमें लिखा है, दो व्यक्ति मिलकर जब तीसरे को टारगेट बनाते हैं और उसकी चर्चा शुरू होती है तो वहां निंदा रस का आविर्भाव होता है। ये रस एक प्रकार का प्रकट होता है तो बढ़ता ही जाता है। बुआ जी देखिए हमारे कार्यक्रम में एक विराम का वक्त हो गया और अगर हमने ये अंतराल नहीं लिया तो फिर हमारे लिए भी निंदा का विषय बन जाएगा। चलिए लो भाई। अंतराल का समय पूरा हो चुका है बुआ जी और देखिए हम फिर हाजिर हैं और हम फिर एक बार यही कहेंगे कि निंदा करने वालों की उपेक्षा कीजिए, लेकिन हम गीतों की उपेक्षा नहीं कर सकते बुआ जी। हाँ बिल्कुल नहीं कर सकते। सुनते ये गाना जी।
गीत गाया पत्थरों ने, गीत गाया पत्थरों ने। भरी इंसान की चाहत भरी कल्पना ने दीदी भर दी है पत्थर में बोला जवानी। एक एक सूरत है शक्ल मोहब्बत, हाथों ने दी जिंदगानी। प्यार की सुरों पर अपनी धुन में दिल की पुकार का रंग भरे प्यार का गीत गाया पत्थरों ने, गीत गाया पत्थरों ने। हर एक पत्थर से बरसेगी उल्फत, हर एक पत्थर से बरसेगी उल्फत। सालों ही सदियों ही हरदम रहेंगे ये मिलके, इनमें नहीं है हिंसा का भेदभाव, टुकड़े हैं ये एक दिल के। शांति के राग पर, शांति के राग पर, एकता के तान पर, दिल की पुकार का रंग भरे प्यार का गीत गाया, गीत गाया। बुआ जी, देखिए बच्चों में हम वैसे माँ बाप सोचते हैं कि हम अच्छी से अच्छी परवरिश दें बच्चों को, कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे जो है बड़े होकर के एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति बने और अपना नाम रोशन करें, घर का नाम रोशन करें, कुछ बड़ा कर दिखाएं, सब कुछ वो कोशिश करते हैं अच्छी परवरिश देने की। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ी कमी रह जाए, या फिर आसपास का वातावरण कुछ ऐसा मिल जाता है बच्चों को कि उनमें झूठ बोलने की जो आदत है वो पनप जाती है। देखो मंजू, ऐसा होता है ना कि हम सिखाने की और क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है, यानी माता पिता पर निर्भर करता है। कभी कभी हम सफलता के जो है ना तरीके अलग होते हैं, उसकी परिभाषा अलग होती है। हम ये मानकर चलते हैं बहुत अच्छे अंक आ जाएं, बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाए और बहुत इसके पास सुख सुविधा संपन्न ये हो जाए तो यानी कि सफल है। कुछ लोग सोचते हैं ठीक है पैसा भले ही कम हो लेकिन एक आदर्श व्यक्ति बना रहे, एक अच्छा नागरिक बने। तो ये निर्भर करता है। और जहां तक झूठ बोलने की बात है वो तो कोई भी माता पिता नहीं सिखाएंगे जो, लेकिन खुद हम क्या करते हैं उस पर बहुत निर्भर करता है। ये परनिंदा पर जैसे हमने बात की, तो अगर हम कर रहे हैं तो इसीलिए नहीं करना चाहिए हम लोग का। उस समय ये भी पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर हम करेंगे तो जाहिर है कि वो धीरे धीरे अपने आप बच्चों में आ जाएगा। और कुछ इसी तरह से जो झूठ बोलने की आदत है वो भी हमारी वजह से कहीं ना कहीं बच्चों में आती है, या उन्हें कुछ कभी कभी थोड़ा अलग भी तरीके से आ जाती है। हाँ, होता ये कि घर में जिससे कोई आया है तो माता पिता कह देते, बच्चों से ही कहलवाते हैं कि बच्चे जाकर के बोल दो कि मम्मी पापा तो घर में नहीं है। तो ये इस तरह की जब छोटी छोटी बातें होती है तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जब होती है तो
बच्चे को ये लगता है कि इस तरह से बात करने से या इस तरह झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है। उसको झूठ ही नहीं लगता, वो लगता है ये सामान्य सी बात है, इसको कभी भी किया जा सकता है अपनी सुविधा के लिए, अपने आराम के हिसाब से, तो मतलब इसमें कोई गलत नहीं है। उसको गलत ही नहीं लगता है। बिल्कुल। और ये बात कब उसकी आदत में शामिल हो जाती है ये बच्चे को खुद भी पता नहीं चलता है और माता पिता को भी नहीं चलता है। पहले तो बच्चा झूठ बोलता है, वो अज्ञानतावश बोलता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे कुछ बातों के लिए वो झूठ बोलने लग जाता है। जैसे स्कूल से आता है, स्कूल में अंक तालिका बताई है, लेकिन अगर अंक कम आए तो माँ बाप से झूठ बोलता है कि नहीं बताई ही नहीं है। वो धीरे धीरे हस्ताक्षर करने लगते हैं माता पिता की नकल के। बिल्कुल। तो ये इस तरह से धीरे धीरे आदत पनप जाती है, तो इसको शुरुआत में ही रोकना बहुत जरूरी है। देखो ना, जब ये सुविधा वाली बात है, हमने जैसे कहा ना कि माता पिता या हम जब अपनी सुविधा के लिए तो झूठ बोलते हैं ना कि भाई उनसे कह दो कि फोन पर नहीं हम है नहीं घर पे, है ना, या हम आए हैं कुछ दरवाजे से कर दो, तो ये सुविधा तो बच्चे को भी चाहिए ना, वो भी इंसान है। तो वो भी अपनी सुविधा के अनुरूप बोलता है। उसको झूठ बाद में पता चलता है कि ये झूठ है, उसको तो लगता है ये तो बहुत सही है, समय पर काम आ गया काम, ये तो बिल्कुल। लेकिन बड़े होने के बाद में यही जो आदत होती है ये कब उसके विनाश का कारण बन जाती है उसको पता नहीं चलता। वो जी यहाँ मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है जो मुझे मेरी मम्मी ने सुनाई थी, और बल्कि एक बार नहीं अनेकों बार ये कहानी सुनाई थी कि एक बार क्या होता है कि बच्चा शुरुआत में स्कूल जाने लगता है, उसके पिताजी नहीं होते, केवल माँ होती है उसकी, और उसके पास में जरा अभावग्रस्त जीवन होता है। तो स्कूल जाता है तो वहां से आता है तो एक पेंसिल अच्छी वाली साथ में लेकर के आता है और माँ को बोलता है कि माँ देखो ये पेंसिल। तो माँ बोलती है अरे वाह बहुत अच्छी पेंसिल है, रख लो काम आएगी। तो बच्चे को लगा चलो सब कुछ ठीक चल रहा है। अगले दिन फिर वो स्कूल गया, फिर वहां से कोई एक दूसरी चीज पेन या रबर कुछ उठा लाया और माँ को बताया। तो माँ बड़ी खुश हुई, बोली कि अरे वाह बहुत अच्छी चीज है, रखो तुम्हारे काम आएगी। लेकिन माँ ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि बच्चा ये लाया कहाँ से आया है। और इस तरह से उसकी ये आदत धीरे धीरे बढ़ती गई। बच्चा बड़ा होता गया, ये आदत भी उसके अंदर घर करती गई। और हुआ है कि जब वो युवावस्था में आया तो उसको चोरी की ऐसी लत लग गई कि बस पूछो मत, कि वो बड़ी बड़ी चोरियों को भी अंजाम देने लगा। और इसका परिणाम ये हुआ कि वो पकड़ा गया और उसे जेल भेज दिया गया। वहां जब उसने लोगों को देखा कि सब लोग श्रम कर रहे हैं, श्रम करते हुए पैसा कमा रहे हैं और उनसे वो चीजें खरीदते हैं, तब उसे मन में आई कि अरे मतलब कुछ चीज को अगर हासिल करना है तो उसका ये तरीका ज्यादा सही है। जेल में उसकी माँ जब उसको मिलने के लिए आई तो माँ ने कहा कि बेटा मुझे बहुत तकलीफ हो रही कि तुम्हें इस हालत में देखकर। तो बेटे ने माँ को कहा कि माँ जिस दिन मैं वो पेंसिल लेकर के आया था उस दिन तुमने मुझे एक थप्पड़ लगा दी होती तो आज मैं जेल के सलाखों के पीछे नहीं होता, बल्कि मैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई श्रम करके पैसा कमा रहा होता। यानी कि आप भी दुखी ना होती और मैं भी दुखी ना होता। बिल्कुल। तो भाई देखो ऐसा है ना कि ये झूठ जो है ये तो उसने चलो जेल में सजा काट ली, लेकिन कुछ ऐसा ही होता है कि आप धीरे धीरे जो है झूठ बोलने की आदत से भ्रष्टाचार बढ़ता है, कहीं ना कहीं समाज में उसका बहुत बुरा असर आता है और झूठ बोलते बोलते मतलब पूरा एक वातावरण बदल ही जाता है, व्यक्तित्व पर पूरा असर पड़ता है उसका। और फिर एक साख जो होती है, कहते हैं ना कि वो व्यक्ति जो है कहा जाता है ना कि वो अपने शब्दों पर अटल है, कही हुई बात पर अटल है। तो वो जो है कहते हैं कुछ लोग तो केवल इसी बात की गारंटी देते हैं कि अच्छा उन्होंने कह दिया तो मतलब कि ये बात बिल्कुल सही होगी, या वो खड़े होकर कह दें कि अच्छा तुमको हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं और वो कह देंगे कि ये वापस कर देंगे तो हम दे देंगे। मतलब सोचिए कितनी बड़ी बात होती है। और ये कहना चाहिए इस समय की धरती पर एक भगवान की तरीके, या कहना चाहिए कि इतना विश्वसनीय होना कितना बड़ा काम है। यानी हमारी छवि कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि हमारे एक शब्द पर लोग विश्वास करें कि भाई मैं तुम्हें ये चीज दूंगा तो मतलब वो सोच के बैठेगा कि हाँ ये चीज मुझे मिलेगी। बिल्कुल। कभी कभी तो ये तक लोग कहते हैं कि अरे मुझे अपने ऊपर उतना भरोसा नहीं है जितना कि उनके शब्दों पर है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं और इसका कैसे हम निर्माण करें खुद के व्यक्तित्व के लिए? और फिर जाहिर है कि जैसे हम लोग बार बार कह रहे हैं कि बच्चों में वो आदत जो है वो हमारे से ही आती है। जैसे तुमने बताया तो पूछना चाहिए था, हो सकता है माँ पूछती तो पहली बार बच्चा झूठ बोलता, लेकिन उसकी तहकीकात करना चाहिए था कि अगर लाया है तो कहता, हो सकता है वो कहता हमारे दोस्त ने दिया है। तो अगर कई बार दे रहा है तो पूछो भाई दोस्त ने क्यों दिया है, चोरी तो नहीं कर रहा है, ये बात झूठ बोल रहा है कि वो दिया है उसे खुशी से या इसने चोरी की है उसे। तो ये सारी चीजों की तहकीकात करना तो एक माता पिता का दायित्व है। बिल्कुल। और जब हम बच्चों को ये जताएंगे कि आप झूठ बोल रहे हो तभी उसे ये लगेगा कि ये कोई गलत काम है। अगर आपने ये बात नहीं जताई बच्चों को तो उसे लगेगा कि बस ऐसा करने में कोई बुराई नहीं और वो आगे करता चला जाएगा। तो अच्छे चरित्रवान बच्चों का निर्माण करना ये हमारे हाथ में है। और अगर अच्छे बच्चों में अगर अच्छी आदतें होंगी तो वो हमारे घर के लिए, समाज के लिए, देश के लिए भी एक अच्छी बात होगी। और लगता है ना कि जैसे अभी बात की तुमने पेंसिल से बात की, हमने एक छोटे से रबर से बात की,
तो बात 2 रुपए से 2 लाख की नहीं होती। ये छोटी चीजें जो है, बीज बहुत छोटा होता है, बाद में वो विशाल वृक्ष का रूप लेता है। तो वहीं पर उसको अगर हम नहीं दबाएंगे, नहीं रोकेंगे, तो विशाल वृक्ष बन ही जाएगा। तो ये मत सोचिए करें कि इतनी छोटी सी चीज के लिए क्यों इतना परेशान हो, कोई बात नहीं, बोल दिया तो कोई बात नहीं बेटा जी। तो ये नहीं है, इसको ध्यान रखिए कि बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बन जाएगा। और उस विशाल वृक्ष को उखाड़ना फिर बहुत मुश्किल ही नहीं, असंभव हो जाएगा। बिल्कुल असंभव है। बुआ जी अगर देखिए, अगर हम अपने शरीर के पूरे शरीर के सौंदर्य पर ध्यान दें और दांतों के सौंदर्य पर अगर ध्यान नहीं दे तो कैसा लगेगा? नहीं, अच्छा तो नहीं लगेगा। जाहिर है कि शुरुआत चेहरे से ही होती है, आंखों के बाद तो फिर जब हम मुस्कुराते हैं तो मुस्कुराते क्या, बल्कि जब बत्तीसी दिखाते हैं तो बत्तीसी दिख जाती है। उनका स्वस्थ रहना जरूरी है। लेकिन अभी एक उससे पहले एक बड़ा प्यारा सा हमारे साथी ने बचपन के अपने झूठ बोलने के बारे में लिखा है कि हम भी बचपन में झूठ बोलते थे, सिर्फ खाद्य पदार्थों के मामले में। अच्छा। कहीं से भी खोज कर खा जाते थे और जब माँ पूछती थी तो साफ इनकार कर देते थे। और जब माँ बोलती थी कि जल्दी से बोल दो, नहीं तो ओझा के यहाँ से चावल पढ़वा के सब भाई बहनों को खिलाएंगे, तो डर के मारे बोलना पड़ता था। तो कुछ माँ को जो है ना अपने पास एक आध चाबी रखनी पड़ती है इस तरीके की, है ना। तो फिर वो ब्रह्मास्त्र फेंकती हैं और बच्चों की झूठ पकड़ में आ जाता है। तो भाई माताओं से ये गुजारिश है कि वो हुनर आप में है, आप चाहें तो बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाएं, और हम तो कहेंगे कि बनाएं। और जैसे तुमने बताया ना कि दांत वाली जो बात है, तो वो जब मुस्कुराएं तो
चमकते हुए मोती जैसे दांत दिखाई दे, है ना? हाँ, जब हम किसी से कभी क्या होता है ना, अगर दांतों में अगर खराबी होती ना तो मुंह से बदबू भी आने लगती कई बार। जी। और जब हम बात करते हैं किसी से तो वो दांत पीले दिखाई देते हैं, वो भी अच्छे नहीं लगते। और मुंह से अगर बदबू आती है तो वो भी हमारी जो लोग बगल में खड़े ही नहीं होना चाहता है ना, दूर रहते हैं। जी। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि दांतों की सेहत अच्छी बनी रहे। बिल्कुल। और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको खाने के बाद उनका जो रंग होता है वो दांतों पर चढ़, जैसे कि हमने बीट रूट खाया, कॉफी पी, या ब्लूबेरी खाई, या इस तरह की कोई चीजें खाते हैं, या जैसे जामुन खाया, तो इस तरह की चीजें खाने के बाद तुरंत हमें दांतों को साफ कर लेना चाहिए, नहीं तो उसका रंग जो है वो दांतों पर चढ़ता जाता है और धीरे 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 वो पीले दांत पड़ने लग जाते हैं। भाई देखो, ये सब चीजें तुमने ऐसी बताई जो कि हम सीजन में खाते हैं, मौसम जब आता है तब खाते हैं, या थोड़ी देर तक खाते हैं। लेकिन कुछ आदतें हैं जैसे कि धूम्रपान वगैरह है या पान खाने की आदत है, तो ये तो आपकी आदत पड़ जाती है, रोज सुबह शाम आप खाते हैं और फिर आपके दांत तो बिल्कुल हमेशा के लिए पीले हो जाते हैं। तो उसमें भी पहली बात तो ये कि इन सब आदतों के आप गुलाम ना बने, लेकिन अगर फिर भी आप किसी एक समय खाते हैं तो तुरंत मंजन से अपना दांत साफ कर लें, ब्रश कर लें। बिल्कुल, और सुबह शाम तो हमें ब्रश करना ही चाहिए। इसके अलावा क्या होता है कि अगर शरीर में कुछ चीजों की कमी हो जाती है तो भी इसका प्रभाव दांतों पर दिखाई देता है। जैसे कि विटामिन सी की अगर कमी हो जाती है तो दांत पीले पड़ने लग जाते हैं। तो उसकी पूर्ति के लिए हमें नींबू, संतरा, मौसम्बी ऐसी चीजों का प्रयोग करते रहना चाहिए बीच बीच में। और इसके अलावा जब अगर ऐसा लगे कि दांत पीले पड़ ही गए हैं तो घरेलू उपाय भी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे हैं। उसके लिए जो एप्पल सिडार विनेगर आता है, यानी जो सिरका आता है, वो उसका उपयोग कर सकते हैं। उसको हल्का हल्का सा अगर आप दांतों के ऊपर रोज थोड़ा सा मलते हैं तो उसका दांतों का पीलापन है वो कम हो जाता है। और हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी है कि कैल्शियम की अगर कमी हो जाती है तो ये क्या होता है कि इन्होंने लिखा है कि उम्र बढ़ने के साथ जो है वो धीरे धीरे कैल्शियम की कमी होती है और इसी कमी के कारण दांतों में पीलापन आता है। तो दांतों की सफाई के लिए आलस के कारण दांतों में पीलापन आता है, ये भी कह रहे हैं। और चुटकी भर कह रहे हैं कि अगर हो गया है पीला तो बेकिंग सोडा को टूथपेस्ट के ऊपर डालकर ब्रश करने से कुछ हद तक इसको कम किया जा सकता है। और ये भी बता रहे हैं कि ये उपयोग सप्ताह में सिर्फ 2 बार ही करें, ऐसा ना हो कि भाई आप बराबर करें और दिक्कत हो जाए। और इसके बाद भी ये लिख रहे हैं कि डॉक्टर की सलाह जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल लेना तो ये हर मामले में बड़ा जरूरी है कि डॉक्टर की सलाह लें आप। ये तो घरेलू उपाय जो हम बताए शुरुआत के लिए ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि अगर समस्या गंभीर है या छोटे उपायों से भी अगर बात नहीं बन रही है तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। ये बाकी चीजें भी जो बता रहे हैं हम, चाहे सोडा की भी बात है, तो भी अगर आपको उसके बाद कोई और तकलीफ भी लग रही है, हो सकता है रिएक्ट कर रहा हो सोडा आदि, तो भी डॉक्टर से सलाह ले लें। हाँ, और हमारे यहाँ तो बहुत पुराने समय से ना बुआ जी दातून की परंपरा रही है। नीम का दातून करते हैं और बबूल का दातून करते हैं। तो उससे भी आप दातून करके देखिए तो उससे दांत भी मजबूत होते हैं और दांतों का पीलापन भी उससे दूर हो सकता है कि उसी से दूर हो जाए। तो ये हमारे साथी ने भी लिखा है कि नीम पाउडर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नीम का पाउडर लें और ब्रश के दोनों के दांतों की सफाई करें। और नीम के एंटीबैक्टीरियल गुण दांतों से बैक्टीरिया को दूर करते हैं। दांतों की सेहत के लिए आप नीम के दातून से भी दांत साफ कर सकते हैं और उसकी जो पत्तियां हैं उसका पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं, उसको भी उंगली से आप कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा एक और घरेलू उपाय कर सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाकर दांतों को साफ करने से इसका पीलापन दूर होता है। और इसके अलावा दांतों पर जो जमी हुई, जिसको प्लॉक कहते हैं, छोटी पतली सी परत जम जाती है, तो वो भी उससे धीरे धीरे करके दूर हो जाती है। इसके अलावा नारियल तेल का उपयोग भी कर सकते हैं। और मैंने ये देखा कुछ लोग जो है सरसों के तेल में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला करके उसका भी प्रयोग करते हैं। उसे हल्की हल्की दांत और मसूड़ों पर मालिश करते हैं जिससे मसूड़े भी मजबूत होते हैं और दांतों का पीलापन भी उससे दूर होता है। इसमें सरसों के तेल में सेंधा नमक, और अगर आपको दांत में थोड़ी बहुत तकलीफ है तो आप हल्दी भी डाल लेंगे तो ये एंटीबैक्टीरियल भी है तो और फायदा ही करेगा। एंटीसेप्टिक का काम करती है तो हल्दी भी डाल लेंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, इस तरह से आप अपने दांतों दांतों को तो साफ रखें। कुछ लोगों का दांत बिल्कुल सफेद रहता है, कुछ का हल्का पीलापन रहता है, मोती का रंग होता है, तो आप उसके लिए भी ज्यादा परेशान न हो। ये देखें कि ऐसा तो नहीं कि उस पीले को आप सफेद कर रहे हैं जो मौलिक रूप से आपका उस पीला जी है ना। और इसके लिए बाजार में कुछ व्हाइटनिंग टूथपेस्ट भी आते हैं, मतलब वो पर्पस ये होता है ज्यादा न पड़े। हम यही कहना चाह रहे थे कि वो उन चीजों की बजाय इन घरेलू चीजों का उपयोग करके अगर आपको फायदा हो सकता है तो उसका उपयोग बिल्कुल करें।
से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। की कसम, हाय इन प्यार में डूबी हुई आँखों की कसम। आदमी क्या है फरिश्तों के बहक जाए कदम, आदमी क्या है फरिश्तों के बहक जाए कदम। बिन पिए मुझ पे नशा छाया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। मुस्कुराए जो तेरे लब तो बहारें आई, मुस्कुराए जो तेरे लब तो बहारें आई। खिल गए फूल पड़ी तेरी जहां पर छाई, खिल गए फूल पड़ी तेरी जहां पर छाई। तूने गुलशन मेरा महकाया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। तो भाई देखो, आज विश्व रंगमंच दिवस पर सब अपनी अपनी यादों में चले गए और इन्होंने लिखा है हमारे साथी ने कि हमारे गांव में नवरात्र के 9 दिन के दौरान रास गरबा खत्म होने के बाद देर रात को भवाई का खेल होता था जो सवेरे तक चलता था। इसमें महिला और पुरुष का किरदार निभाने वाले सभी पुरुष होते थे, लगभग सभी जगह ये होता था ना। जो वेश बदलकर महिला का किरदार निभाते थे, हास्य कलाकार होता था, उसको रंगलो कहा जाता था। इस भवाई में काम करने वालों को गुजराती में भोवाया कहा जाता था। बड़े दुख की बात है कि आज ये मंच लुप्त होते जा रहे हैं या तो लुप्त हो ही गए हैं। तो भाई आसपास के जो इस तरीके के जो भी हैं कलाएं, उनको आप जीवंत करें, बिल्कुल, क्योंकि जिंदगी एक रंगमंच है। जी। सबको सलाम करते हैं, हम नाटक में काम करते हैं। जिंदगी एक नाटक है, हम नाटक में काम करते हैं।
तो बुआ जी, इस दुनिया में बस हम भी थोड़ा ड्रामा करते चले, नाटक करते चले रंगमंच पर, लेकिन ध्यान रहे किसी का दिल दुखी न हो। इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। इजाजत दीजिए आप सभी को। मंजू द्विवेदी और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार।